ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੋਤੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ यूपी ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿ यूपी ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, 403 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦਾ 2024 ਤੇ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ यूपी ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ यूपी ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ बीजेपी ਤੇ सपा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ऐसा वीर जी, जो यूपी चुनाव की 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 7 चरणों में वोटिंग होनी है। 5, 6 और 7 अभी बाकी है। 4 चरणों की जो वोटिंग हुई है, उसमें पहले 3 चरण में तो बीजेपी को अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो गई थी। सीटें तो बहुत दूर की बात है कि ये सीट जीतेंगे। इनको कहीं भी गांव में नहीं घुसने दिया गया, शहरों में भी नहीं घुसने दिया गया था वोट मांगने के लिए। जब इनकी हालत पूरी खस्ता हो चुकी थी, आपने ध्यान दिया हो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया था, या बीजेपी की हालत बहुत खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी को ध्यान देना चाहिए। चौथे चरण में इन लोगों ने, पूर्वांचल में शुरू हो जाता है, वहां पे क्या है, एक तो दबंग जो होते हैं ना, बाहुबली टाइप का एरिया है। इन्होंने सबसे पहला काम किया, जो मिश्रा टेन्नी था जिसके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, उसको जमानत दे दी, क्योंकि वो इस एरिया में दबंग पड़ता था। वहां पर लोगों ने लखीमपुर खीरी के अंदर जो वोटिंग की है ना, डरते हुए वोटिंग की है लोगों ने, कहीं दोबारा हमारे साथ ऐसा हादसा ना हो जाए। लेकिन वोटिंग पूरी की पूरी बीजेपी के खिलाफ हुई है। इनके हालत में भी सुधार नहीं आया है। अब ये 5वें, 6ठे और 7वें चरण की जो रणनीति बना रहे हैं, उसको देखते हुए सीधा सीधा मुकाबला है बीजेपी का और गठबंधन का। गठबंधन की अभी तक पूरी तरीके से बढ़त है और बढ़त ही रहेगी। जहां तक हम घूम के आए हैं, बातचीत करके आए ना लोगों से, अब की बार गठबंधन की सरकार आएगी। अगर ये गोदी मीडिया दिखाना बंद कर दे, तो बीजेपी की 60 सीटें भी बड़ी मुश्किल से आ रही हैं। 60 सीटें 403 में से, जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई हुई है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, अब की बार इनको अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो रखी है। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? पिछले 5 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, इन्होंने कहीं पर कोई विकास नहीं किया। जो ये बोलते थे राम राज्य और विकास, कहीं पर भी ये वोट मांग रहे हैं, विकास का कहीं जिक्र नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए गए हैं, तो उन्होंने बोला है कि सबसे अच्छा रोजगार है गोबर बेचो। गोबर बेचने का रोजगार, जो कि आपने टीवी में भी देखा होगा, हर जगह पे उसका वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के अंदर ये इन लोगों ने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया, पूरा सत्यानाश किया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है, उनको भी पता है अब ये आखिरी मौका है इनके पास, और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ही 2024 में तय करेगा सरकार किसकी आएगी। इन लोगों ने अपना पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के ऊपर लगा रखा है। नहीं तो गोदी मीडिया तो चिल्ला रही है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध का फैसला प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांग रहे हैं। अभी तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 25,000 बच्चे फंसे हुए हमारे यूक्रेन के अंदर, वहां से बच्चे रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला उनके लिए। क्या ये हमारा वही भारत है जब खाड़ी देशों का युद्ध हुआ था? 1,70,000 भारतीयों को निकाल के ले आए थे हमारा एयर इंडिया, लेकिन अभी हमारा एयर इंडिया है ही नहीं, वो तो निजीकरण हो चुका है उसका। तो जो निजीकरण पे लोग फायदे गिना रहे थे ना, अभी उनको नुकसान का पता लग गया। जब बच्चों को निकालने की बारी आई, तभी देशों ने अपने बच्चों को निकाल लिया।
और जब हमारी प्राइवेट इंडिया की बारी आई है, 25,000 की टिकट 1 लाख और 1.5 लाख में कर दी। क्या यही है हमारा हिंदुस्तान, जो अपने बच्चों को निकालने के लिए वहां पर भी आपदा में अवसर बनाया जा रहा है? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब की बार यूपी की जनता जिस हिसाब से जागरूक होकर वोटिंग कर रही है ना, इनकी 60-70 सीटें आने भी मुश्किल है वीर जी। इनकी हालत ये बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ? अपना जो पूर्वांचल का एरिया है, इसमें 3 तरीके से वोट तोड़ी जाती है वीर जी। एक तो पैसे से, पैसा दो। दूसरा अपने जो पर्सनल संबंध होते हैं उनके हिसाब से। तीसरा है बाहुबली टाइप एरिया, जो उधर में गुंडागर्दी जो राज करता है, जो बोल देगा वही होगा, इस टाइप का एरिया है वो। वहां पर जो बाहुबली टाइप का एरिया था, उनसे डरते हुए लोग वोटिंग कर रहे हैं। फिर इन्होंने देखा, जो अलग तरीका अपनाया, इन्होंने 10-10 केजी अनाज और 1-1 केजी नमक फ्री बांटा। वो जो नमक फ्री बांटा, जहां पे जिन लोगों को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, अब ये पिछले 13 महीने आंदोलन चला था, पूरी दुनिया में जिस आंदोलन की आवाज उठी हुई थी ना, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लोगों को यह भी नहीं पता कि कोई आंदोलन भी हुआ है हमारे देश में। अब आप हिसाब लगा सकते हो वो एरिया किस टाइप से दबा कुचला एरिया है, जिनको यह भी नहीं पता कि हमारे हिंदुस्तान में किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन किया है इस टाइप के एरिया में। और आप अगर पैसे के जोर पे, बाहुबली के जोर पे आप वोटिंग करवाते हो, तो ये सबको पता है। लेकिन ये चाहे कितना ही जोर लगा लें, इनकी सरकार तो आनी नहीं है। हाँ, इतना जरूर एक संदेश गया है, लोगों ने वीडियो बनाए हैं इनके, जो आप वहां पर बूथ पे कैप्चरिंग वगैरह गुंडागर्दी की है, जो इन्होंने ईवीएम की अदला बदली की है, उन सब के लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। अगर ये ज्यादा कुछ करेंगे तो हो सकता है 10 मार्च के बाद पूरा देश एक बार फिर खड़ा हो जाए, क्योंकि उसके दो रीजन है वीर जी। एक तो आज जो इन्होंने फैसला लिया, कल फैसला लिया है बीजेपी सरकार ने, जो भाखड़ा ब्यास परियोजना थी, उसमें पंजाब का बहुत बड़ा एक अधिकार था, ऊपर से लेकर नीचे तक पंजाब उसमें शामिल था मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर। मैनेजमेंट बोर्ड से पूरे तरीके से पंजाब को निकाल दिया गया है और हिमाचल को शामिल कर लिया गया है। इस रीजन को लोगों ने किस हिसाब से लिया है? पहले इन लोगों ने पंजाब और हरियाणा को अलग करने की कोशिश की, चंडीगढ़ का नाम लेके, एसवाईएल का नाम लेके। वो कोशिश नाकामयाब हुई, तो अब इन्होंने भाखड़ा ब्यास जो परियोजना का उसमें वो था मैनेजमेंट के अंदर हिमाचल को शामिल करके अब ये हिमाचल और पंजाब को अलग करना चाहते हैं। आजकल लोग जागरूक हैं, गोदी मीडिया पे लोग भरोसा नहीं करते, सोशल मीडिया के अंदर देख लेते हैं कि अभी होना क्या है। इस चीज का ये मत समझो कि पंजाब को बाहर किया गया है तो पंजाब पे ही असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इस चीज का असर किया गया है। हमने कई जगह पे बातचीत की थी अपने बंदों से, तो उन्होंने बोला था अगर ये आज पंजाब को बाहर कर रहे हैं, कल ये हमारे साथ भी ऐसे ही करेंगे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोग वोटिंग कर रहे हैं। जागरूक है जनता अब की बार, लेकिन कुछ एरिया बचता है जहां पे लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं, वहां पर अपने एक दूसरे से संपर्क करके हम लोग कर रहे हैं कोशिश। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੂਣ ਦੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? जी बिल्कुल है, पूर्वांचल में आप जाओगे कई जगह पे तो ऐसा एरिया है कि उनको एक टाइम अगर खाना मिल जाता है ना, वो लोग उसी को विकास समझ लेते हैं। जो आदमी 5 केजी दानों में विकास समझ रहा है, आप अंदाजा लगाओ देश की हालत क्या हो चुकी है। अभी जो ये युद्ध हुआ ना, आज खुद जो हमारी बजट के वो सीतारमण जी है, उनका बयान है कि देश के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, घाटा हो गया। युद्ध यूक्रेन का और रशिया का हुआ है। इस चीज के मामले में खुद जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने 3 दिन पहले बोला था कि हमारे प्रधानमंत्री साहब को चुनाव छोड़ के और अपनी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा इस युद्ध का। उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज खुद सीतारमण जी बयान दे रही हैं कि देश में 1 लाख करोड़ का घाटा हो गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा ये महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम। 10 मार्च के बाद 11 मार्च भी पकड़ना मुश्किल हो रहा है इनको। ये महंगाई बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए ये लोग अपनी हर चीज को, हर स्कीम को रोके हुए हैं। आप 11 मार्च को देख लेना, 11 मार्च को हम और आप इंटरव्यू करेंगे, उससे पहले महंगाई रेट, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, हर चीज के दाम बढ़ चुके होंगे। आप देख लेना इस चीज को। जी, जो मेन मुकाबला
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਰ ਧੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਧੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਟੱਕਰ देने ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ? इस चुनाव के अंदर जो सबसे बड़ा चेहरा उभर के सामने आया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आया राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी। वो किसान आंदोलन में शामिल थे, कभी किसी स्टेज पे नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना तन मन धन से पूरा जोर लगा रखा था इस आंदोलन में। उस आंदोलन से वो एक ऐसा चेहरा उभर के सामने आए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और चौधरी अजीत सिंह के लड़के हैं वो। उनकी 0 सीट थी, लेकिन वो इतने बड़े चेहरे सामने आए हैं। खुद जो ये अपने प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि अगर जयंत चौधरी हमारे साथ आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा। खुद अपने गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने बयान दिया कि जयंत चौधरी साहब को हमारे साथ आना चाहिए। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन करने वाला चेहरा सामने आया है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख जो हैं, वो खुद हैं सपा की लड़ाई और बीजेपी की लड़ाई दिखा रहे हैं, लेकिन मेन जो लड़ाई थी ना गठबंधन की, उस लड़ाई में एक जयंत चौधरी सबसे बड़ा चेहरा उभर के सामने आया है। ये चीज आप अगर उत्तर प्रदेश चुनाव पे पूरे तरीके से नजर रखोगे ना, तब पता लगेगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था उसमें क्लियर कर दिया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे प्रभाव था अभी तक राष्ट्रीय लोकदल का, लेकिन अभी पूरे उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव हो चुका है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पूरी छूट और पूरी ताकत दे रखी है जयंत चौधरी को खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कि आप आइए और वोट मांगिए। वो एक बहुत बड़े चेहरे हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ सकते थे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी, लेकिन उनको ये देखना था अगर आपकी पहले 0 सीट है और आप 2 बार हार चुके हो, बहुत कुछ देखना पड़ता है उसमें। फिर गठबंधन को लेके चले हैं, अखिलेश यादव ने गठबंधन बनाया था कि हम गठबंधन लेके लड़ेंगे, जिसके लिए खुद प्रियंका गांधी ने भी बोला है अगर हमारे को ऐसा लगता है हमारे कारण गठबंधन हार रहा है तो हम अपनी उस सीट को छोड़ देंगे। अब की बार सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं इसके अंदर। ये मुकाबला सीधा सीधा गठबंधन और बीजेपी का है। वो एक तरफ से मायावती को तो इन्होंने अपने फेवर में कर लिया था, बसपा सुप्रीमो को, लेकिन मायावती का अब की बार कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी बुरे तरीके से हार चुकी है उत्तर प्रदेश को, ये चीज क्लियर है। लोग 2 दिन टीवी मत देखो, लोगों के सामने हकीकत आ जाएगी। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਪਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਹੋਰੀ, ਹੁਣ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਹੋਰੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ? इनका प्रोग्राम सीधा सीधा इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें किसान, मजदूर, गरीब, युवा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें रखी हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। जो इन्होंने अत्याचार किए हैं, सीधा बात एक चीज है, कोई भी सरकार अगर आती है, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आना चाहती है, वो एक नारा देती है वीर जी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन आज तक किसी ने पूर्ण रूप से गरीबी नहीं हटाई है। और उत्तर प्रदेश में तो हालात और भी ज्यादा माड़े हैं। ये हालात किस करके हुए? ये हालात जनता के उससे हुए हैं। जनता ने कभी एकजुट होकर वोटिंग की ही नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये पूरे देश के हालात है ये। जब जनता पूरे तरीके से जागरूक होकर जनता को ये पता लग गया ना आप एक वोट की कीमत क्या है, वोट की चोट की कीमत क्या है, उस दिन इस पूरे देश के हालात बदल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के ऊपर है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है 90%। 10% जो आपको बताया गया है वो जगह ऐसी बची हुई है जहां तक ना तो कोई टीवी का साधन है, ना ही कोई सोशल मीडिया का साधन है। वो लोग बिल्कुल दूर दराज के एरिया में रहते हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, 2-3 बार तोड़ा भी जा चुका है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा स्टेट है। ऐसे एरिया हमारे देश में बहुत जगह पे हैं वीर जी, जहां पे किसी चीज की पहुंच ही नहीं है। अभी जा रहे हैं लोग, उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। सबसे पहला जो काम है, जो अपना अखिलेश यादव हैं, उनको करना चाहिए। जो दूर दराज का एरिया है ना, उनको जोड़ना चाहिए शहरों से और उनके उन तक ये सुविधाएं पहुंचानी चाहिए कि उनको पता रखता रहे कि अपडेट रहे वो लोग कि देश के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहला इस चीज को खुद अखिलेश यादव ने 2-3 बार बोला है। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦਾ, ਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? यूपी के अंदर जो किसानी आंदोलन था इसका जो अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश था, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर 100% असर था किसान आंदोलन का। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश खड़ा था आंदोलन के अंदर। लेकिन पूर्वांचल में
30-40% असर है किसान आंदोलन का, इससे ज्यादा नहीं है। वहां के लोगों तक जो खुद पहुंच पा रहा है वही बात पहुंचा पा रहा है। इसका एक रीजन और भी था इस आंदोलन के अंदर, ये इल्जाम भी लगाया बीजेपी ने बार बार कि अखिलेश यादव कहीं भी आंदोलन में शामिल नहीं था। ना इन्होंने कभी इसके लिए बयान दिया, ना ही कभी कोशिश की आंदोलन के अंदर शामिल होने की। उसका एक रीजन ये था, अखिलेश यादव ने जब भी कोशिश की थी आंदोलन में शामिल होने की या समाजवादी पार्टी को शामिल करने की, उसी समय पर इनको रोक दिया गया था और इनके ऊपर एक नजरबंदी कर दिया गया था इनको, इसलिए शामिल नहीं हो पाए थे। और वहां की जनता जागरूक जब होती है वीर जी, जब उस एरिया का कोई लोकल नेता जो होता है ना वो बोलता है कि अभी हमारे को ये करना चाहिए, तभी जनता जागरूक होती है। राज बीजेपी का था, बीजेपी चाहती नहीं थी कि ये आंदोलन के अंदर जनता शामिल हो, बीजेपी तो रोकना चाहती थी इस आंदोलन को, चाहती ही नहीं थी आंदोलन हो। इस करके वहां के लोगों को पूरी तरीके से रोक दिया गया था, आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया गया। आंदोलन में अगर लगा लो अपने गांव से 10 बंदे शामिल है तो गांव में चर्चा करते हैं, तभी पता लगता है कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर, हालात क्या है देश के। उन हालातों की उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी जब चुनाव आए हैं और जगह जगह पे महापंचायतें की हैं, अकेले इसने जयंत चौधरी जी ने 52 महापंचायतें की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर जाके। और इन्होंने लोगों को जागरूक किया है कि किसान आंदोलन चला हुआ है, आप उसमें सहयोग कीजिए। अकेले इनकी मेहनत का ये परिणाम है कि इतनी जनता जागरूक हो पाई, नहीं तो आपने चुनाव इस आंदोलन को चलता हुआ 8 महीने हो गए थे, उत्तर प्रदेश कहीं शामिल नहीं हो पाया था। 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी की रात को जब टिकैत साहब रोए थे, उस समय पे हरियाणा सबसे पहले पहुंच गया था गाजीपुर बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश नहीं आ पाया था। तब चौधरी अजीत सिंह साहब का फोन आया था कि घबराना मत, हम आपके साथ हैं, तब उत्तर प्रदेश उठ के आया है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की इतनी भागीदारी नहीं थी आंदोलन के अंदर, अगर कोई बोल दे भागीदारी थी, नहीं भागीदारी थी। खुद टिकैत साहब 2 महीने बाद आंदोलन में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में अगर हम बोल लें कि आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था पंजाब और हरियाणा में, यहाँ पर पूरा असर था आंदोलन का। लेकिन उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जब तक जनता जागरूक हो पाती, तब तक आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश जागरूक हो रहा था, अगर उत्तर प्रदेश पूरा उठ के आ जाता ना, तो इस आंदोलन का फैसला बहुत पहले हो जाता, बहुत असर पड़ता इस चीज का। तो उस चीज का हम जिक्र नहीं करेंगे, वो लंबा जिक्र हो जाएगा। इन चीजों को देख के आंदोलन का इतना असर पूर्वांचल में, उस उत्तराखंड साइड में, इस साइड में नहीं है इतना ज्यादा असर। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹੂਗਾ? 24 के अंदर पूरा का पूरा 100% असर रहेगा अगर यहां से बीजेपी का सफाया हो जाता उत्तर प्रदेश के अंदर से, क्योंकि यहां पर 403 सीटें हैं, 80 सीटें उनकी। लेकिन अगर यहां पर सफाया हो जाता है 403 सीटों में से अगर 60, 70, 100 तक भी बीजेपी लेके जाती है, 2024 में पूरा सफाया हो जाएगा बीजेपी का। एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि अपने देश के अंदर एक कहावत है, अगर आपको प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचना है तो आपको उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत ही जरूरी है। और उत्तर प्रदेश को अब की बार ये जीत नहीं पा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महसूस हो चुका है कि अब की बार कुर्सी को खतरा है। नहीं तो वो लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री लगा हुआ, गृह मंत्री लगा हुआ है, सभी मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा जोर लगाए हुए हैं। लेकिन जनता जागरूक है, अब की बार इनको जवाब ठोक के दिया जाएगा। और इस चीज को ये लोग भूल जाना, देखो परिवर्तन क्या कुदरती नियम है और यह परिवर्तन होगा। 7 साल हो गए इनको, अभी तक कहीं पर इन्होंने कोई भी एक काम ऐसा नहीं किया जो जनता के सामने रख सके कि हमने आपका ये भला किया है। भले का भला तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, उल्टा जो बुरा किया है वो फिर 11 मार्च को फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये लोग मानेंगे नहीं, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया। ये तो भला हो कि ये किसानों से गलती से टकरा गए, और जब किसानों से टकराए तब पूरे देश की आंखें खुली है कि इन्होंने देश को बर्बाद कैसे किया है। ये तो उस किसान आंदोलन से पता लगा लोगों को, नहीं तो पूरा तो पता भी नहीं था। अब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, अब बीजेपी सत्ता से पूरी तरीके से बाहर है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੂਣ ਦੇ ਜਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।